नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल एजीएस एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए संस्कृत व्याकरण में समास का जो प्रकरण है वो लेकर आया हूँ, और समास में उत्पत्ति, परिभाषा और इसके अंतर्गत कुछ अन्य बातें जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आज हम अव्ययी भाव समास की चर्चा करेंगे, जिसमें मैं आपके लिए अव्ययी भाव समास के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लेके आया हूँ, जो आपकी आने वाली संस्कृत भाषा से संबंधित प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए दोस्तों, समास की चर्चा करेंगे आज हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास में सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहले हम समास शब्द की उत्पत्ति की बात करते हैं कि समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखिए दोस्तों, समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द बना है। सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द बनता है। तो दोस्तों, ये उत्पत्ति आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं परिभाषा। तो दोस्तों देखिए, पहली जो परिभाषा है वो है समसनम समास है। समसनम समास है। और दूसरी जो परिभाषा है वो है संक्षिप्तीकरणम समास है। यानी दोनों ही जो परिभाषा है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों परिभाषा भी आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर समसनम दे दिया और समास को रिक्त कर दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन में जैसे मान लीजिए समास दे दिया, संधि दे दिया या प्रत्यय या उपसर्ग, तो ये जब आपको परिभाषा याद रहेगी तब ही आप इसमें समास कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये जो दोनों परिभाषा है वो आपको अवश्य ही याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर देखिए दोस्तों, समास की अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में थोड़ा सा अपन विस्तार से देखते हैं परिभाषा को, कि दो या दो से अधिक पदों के बीच स्थित विभक्ति इत्यादि का लोप करके एक ही पद बनाया जाना समास कहलाता है। समझिए दोस्तों इसको, कि दो या दो से अधिक पद, या तो दो पद हो सकते हैं या फिर दो या दो से अधिक पद हो सकते हैं। तो इन पदों के बीच स्थित विभक्ति इत्यादि का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। यानी जब हम समास करेंगे तो पदों में स्थित विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। लोप करके एक ही पद बनाया जाना समास कहलाता है। यानी पदों के अंदर जो विभक्ति होगी उस विभक्ति का लोप हो जाएगा और जो शब्द बनेगा उसे अपन समास कहेंगे। आगे देखिए दोस्तों, अर्थात पदों में संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। संक्षिप्तीकरण यानी संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा रूप, यानी जो दो पद रहेंगे या तीन पद रहेंगे
उनको हम विभक्ति का लोप करके एक पद बनाएंगे जो एक छोटा संक्षिप्त रूप बन जाएगा। उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, जैसे इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल देखिए, सीतायाः पतिः, सीतायाः पतिः। अब दोस्तों देखिए, ये दो पद है, ये दो पद है। पहला है सीता याः और दूसरा है पति। पहला है सीतायाः और दूसरा है पतिः। अब दोस्तों देखिए, इन पदों के अंदर जो विभक्ति है, इस विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और शब्द बन जाएगा। जो पद बनेगा वो बनेगा सीतापति। यानी दोस्तों, समास के अंदर जो पदों के अंदर जो स्थित विभक्ति होती है, उस विभक्ति का लोप करके एक पद बनाया जाता है, उसे हम समास कहते हैं। तो दोस्तों, ये एक पद बन गया कि सीतापति, तो यहाँ पर क्या हो गया? समास कार्य हो गया। तो दोस्तों, एक बात तो आपको ये याद रखनी है समास के अंदर कि पदों के अंदर जो विभक्ति होती है उसका लोप हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जब पदों के अंदर जो विभक्ति होगी उसका अगर लोप हो जाएगा तो जो भी शब्द रहेगा उस शब्द के अर्थ में जब पद बनेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी शब्द के अंदर जो पदों के अंदर जो विभक्ति का लोप होने के बाद में जो पद बनेगा उस पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए दोस्तों, अब देखिए समस्त एवं व्यस्त पद कि समस्त पद किसे कहते हैं और व्यस्त पद किसे कहते हैं। तो दोस्तों समझिए इसको कि समास कार्य करने के बाद बना एक ही पद समस्त पद कहलाता है। यानी समास कार्य के करने के बाद में जो पद बनेगा, जैसे मान लीजिए राजपुरुष है, ये समास कार्य करने के बाद में पद बना है, तो इसे कौन सा पद कहेंगे? इसे समस्त पद कहते हैं। यानी समास कार्य करने के बाद में जो एक पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही कंटिन्यू करके चलते हैं। आगे देखिए, विग्रह वाक्य के सभी पदों को व्यस्त पद कहा जाता है। अभी अपन ने देखा कि समस्त पद जो होगा वो एक समास कार्य करने के बाद में जो पद बनेगा उसको समस्त पद कहेंगे, और विग्रह वाक्य का जो पद रहेगा उन सभी पदों को क्या कहेंगे? वह व्यस्त पद कहा जाता है। जैसे राज्ञः पुरुष है, राज्ञः पुरुष क्या है? व्यस्त पद है, और राजपुरुष है क्या है? समस्त पद है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको इस जानकारी का पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रार्थाभिधानम व्रतिः, प्रार्थाभिधानम व्रतिः। यानी ये आपके लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रार्थाभिधानम और इसमें रिक्त पद दे सकते हैं। तो अगर आपको ये वृत्ति ये याद रहेगा कि प्रार्थाभिधानम वृत्ति ही, तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए, वाक्य अपने अर्थ को पूर्णतः या अंशतः छोड़कर जो दूसरा अर्थ कथन करे उसे वृत्ति कहा जाता है। समझिए दोस्तों इसको कि जो भी वाक्य है वो अपने अर्थ को यानी स्वयं के अर्थ को पूर्णतः या अंशतः छोड़कर जो दूसरा अर्थ कथन करे यानी दूसरा अर्थ आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? वृत्ति कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यह वृत्ति 5 प्रकार की होती है। यानी
सूत्र याद रहना चाहिए, प्रार्थाभिधानम वृत्ति ही। और ये वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है कृत, दूसरा है तद्धित, तीसरा है समास, चौथा है एक शेष और पांचवा है सनादंत धातु रूप। यानी ये जो वृत्ति है ये 5 प्रकार की होती है और मैंने पांचों प्रकार यहाँ पर लिख दिए हैं दोस्तों, आपको याद होने चाहिए, आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों समास के अंतर्गत ही कि समास के भेद। दोस्तों समास के भेद देखते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा की बात हो रही है और मुख्य रूप से कितने भेद होंगे? 4 भेद होंगे। तो देखिए दोस्तों ये 4 भेद कौन कौन से हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, याद रखना है दोस्तों। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने सामने लिखा है इनको, क्रमधारय समास को और द्विगु समास को। समझिए दोस्तों, दूसरा जो समास होता है वो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास का ही भेद क्रमधारय समास होता है और क्रमधारय का ही एक भेद द्विगु समास होता है। इसीलिए यहाँ पर मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं। मुख्य रूप से 4 भेद बताए गए हैं दोस्तों। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही एक भेद है क्रमधारय समास और क्रमधारय समास का ही एक भेद है द्विगु समास। और तीसरा है दोस्तों बहुव्रीहि समास। और आगे देखिए कंटिन्यू करके चलते हैं। नेक्स्ट चौथा समास है द्वंद्व समास। तो दोस्तों इस प्रकार से जो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में 4 समास होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष, तत्पुरुष का ही एक भेद होता है क्रमधारय समास और क्रमधारय समास का ही एक भेद होता है द्विगु समास। तीसरा होता है बहुव्रीहि समास और चौथा है दोस्तों द्वंद्व समास। ये तो दोस्तों थे जो समास मुख्य रूप से 4। अब देखिए और सामान्य रूप से 6 भेद होते हैं। और अगर सामान्य रूप से समास के भेद देखें तो सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। यानी 6 भेद कौन कौन से हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। यानी तत्पुरुष समास के अंदर जो मैंने क्रमधारय और जो द्विगु समास बताया है वो भी इसमें काउंट हो जाएंगे। तो कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे जो सामान्य रूप से माने जाते हैं। अब देखिए दोस्तों ये तो हमने समास के अंतर्गत एक सामान्य जानकारी प्राप्त की है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी में ही पहला समास अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों एक जानकारी दे दूं मैं आपको कि जो अव्ययी भाव समास है यह अव्ययी भाव समास में से जो भी संस्कृत भाषा से संबंधित एग्जाम होती है उनमें या स्कूल लेवल की अपन बात करें तो समास जो है समास में अव्ययी भाव समास का एक एग्जाम्पल अवश्य ही लगभग पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आपके लिए अनेक उदाहरण लेके आया हूँ अव्ययी भाव समास के। जो अव्ययी भाव समास 16 अर्थों में होता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों देखते रहिए आगे वीडियो को बिना स्किप किए। आगे देखते हैं दोस्तों अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद अव्यय होता है। देखिए दोस्तों
अव्ययी भाव से समास होता है, जैसे नाम से इसके प्रतीत हो रहा है कि अव्ययी, यानी क्या होंगे, इसमें अव्यय होते हैं। अब देखिए पूर्व पद अव्यय होता है, यानी अव्ययी भाव समास में याद रखना है कि पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होता है। आगे देखिए दोस्तों, इसी में ही अव्ययी भाव समास में प्रायः पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, यानी पूर्व पद का जो अर्थ रहेगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, यहाँ पर प्रधान आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, याद रखना है दोस्तों आपको, अव्ययी भाव समास में बना समस्त पद नपुंसक लिंग में होता है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये याद रहे कि जो समस्त पद होगा वो नपुंसक लिंग में बनता है। अव्ययी भाव समास में बना समस्त जो पद रहेगा, अर्थात जैसे अपन अभी समस्त पद की बात की थी कि समास कार्य करने के बाद में जो पद बनेगा उसे समस्त पद कहा जाता है, तो वो जो पद रहेगा वो नपुंसक लिंग में होगा। जैसे दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कि पद के अंत में या तो आपको मैं मिलेगा हलंत, या फिर आपको रस्व जो ए ई उ जो भी स्वर है वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों देखते चलिए आगे, यदि समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे रस्व भी हो जाता है। अब दोस्तों अभी मैंने रस्व की बात की थी कि पद के अंत में जैसे कोई दीर्घ स्वर है तो उसको क्या हो जाएगा, रस्व हो जाएगा। जैसे मान लो कि अधिवधु शब्द है, अधिवधु, तो इसके वधु जो शब्द है, धु के ध के अंदर जो दीर्घ उ है उसका क्या हो जाएगा, रस्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ध होगा, ध वधु के अंदर उ बड़ा आता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस्व हो जाएगा। तो पद के जो रहेगा समस्त पद के अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसे क्या हो जाता है, रस्व भी हो जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं कि अव्ययी भाव समास में सह अव्यय के स्थान पर स आदेश हो जाता है। अव्ययी भाव समास में सह अव्यय होगा, उस सह जो अव्यय है, सह अव्यय के स्थान पर स आदेश हो जाता है, लेकिन आगे कालवाची शब्द नहीं होना चाहिए। कालवाची शब्द अगर आगे होगा तो सह ही रह जाएगा। अगर आगे कालवाची यानी समयवाची अगर शब्द होगा तो सह होगा, और नहीं तो सह अव्यय के स्थान पर क्या होगा, स आदेश हो जाता है। दोस्तों आगे मैं एग्जाम्पलों के अंदर आपको बता दूंगा, ये आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो अव्ययी भाव समास में जो 16 अर्थ होते हैं वो 16 अर्थ में आपके सामने लेकर आया हूँ। तो एक एक अर्थ को देखेंगे और जो एग्जाम्पल है उनको समझते जाएंगे। तो दोस्तों पहला जो अर्थ है वो है विभक्ति। विभक्ति जो अर्थ है इसमें अधि अव्यय का प्रयोग होता है। विभक्ति जो अर्थ है उसमें अधि जो अव्यय है, अधि अव्यय का प्रयोग होता है। अब दोस्तों उदाहरण देखते हैं। पहला है सभायाम इति, सभायाम इति। तो दोस्तों ये जो इति है वो किस अर्थ में है, अधि अर्थ में है।
आगे देखिए तो इसका जो पूर्व प्रयोग का जो शब्द बनेगा, पद बनेगा, वो क्या बनेगा, अधिसभा बनेगा। और जो समस्त पद जो बनेगा वो बनेगा अधिसभम, यानी पद के अंत में क्या है, नपुंसक लिंग, यानी ये नपुंसक लिंग का पद है। तो दोस्तों अभी चर्चा की थी कि जो भी पद बनेगा वो किस लिंग में बनेगा, नपुंसक लिंग में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्त्रियाम इति। तो इसका जो पूर्व प्रयोग का जो पद बनेगा वो रहेगा अधिस्त्री। अब देखिए दोस्तों पद के अंत में अभी बात हो रही थी कि आपको अगर दीर्घ स्वर दिख रहा है तो उसका क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। यानी यहाँ पर दीर्घ ई है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर ह्रस्व ई हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा अधिस्त्री। नेक्स्ट देखिए दोस्तों हरौ इति। अब देखिए जो इति जो है वो किस अर्थ में है, अधि अर्थ में है। तो दोस्तों इसका रूप बनेगा अधिहरी। राष्ट्र में क्या है, लास्ट में ई है, ह्रस्व ई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम बन जाएगा समस्त पद अधिहरी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वध्वाम इति। वध्वाम इति। अब देखिए इसका जो रूप बनेगा वो बनेगा दोस्तों वध्वाम इति अधिवधु, इसका रूप बन रहा है पूर्व प्रयोग में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लास्ट में दीर्घ उ है, दीर्घ उ है, तो दोस्तों इसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शब्द क्या बनेगा, अधिवधु, अधिवधु। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब देखिए ये तो था विभक्ति अर्थ में। नंबर 2 दूसरा देखते हैं समीप अर्थ में। समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है। दोस्तों आपको याद रखना है समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कृष्णस्य समीपम, यानी जो समीपम का जो अर्थ है वो किस अर्थ में है, उप अर्थ में है। तो यहाँ पर पूर्व प्रयोग का जो पद बनेगा वो रहेगा उपकृष्ण, और जो समस्त पद जो बनेगा नपुंसक लिंग में वो बनेगा उपकृष्णम। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामस्य समीपम। अब देखिए दोस्तों समीपम किस अर्थ में है, उप अर्थ में है, तो यहाँ पर पद बन रहा है उपग्राम, और यहाँ पर जो समस्त पद बनेगा वो क्या बनेगा, उपग्रामम, नपुंसक लिंग में बनेगा दोस्तों। तो समीप जो होता है किस अर्थ में होता है दोस्तों, उप अर्थ में होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तीसरा जो अर्थ है वो देखिए समृद्धि है। समृद्धि जो है वो उसमें सु अव्यय का प्रयोग होता है। समृद्धि में सु अव्यय का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए केरला नाम समृद्धि, केरला नाम समृद्धि। अब जो समृद्धि है वो किस अर्थ में है, सु अर्थ में है। तो दोस्तों इसका पूर्व प्रयोग का जो पद बनेगा वो रहेगा सुकेरल, और जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा सुकेरलम, नपुंसक लिंग में बन जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मद्राणाम समृद्धि। अब ये जो समृद्धि है किस अर्थ में है दोस्तों, सु अर्थ में है, तो पद बनेगा यहाँ पर सुमद्र, और यहाँ पर नपुंसक लिंग में पद बनेगा, क्या बनेगा, सुमद्रम, नपुंसक लिंग में बनेगा सुमद्रम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी में ही नंबर 4 व्यर्थ अर्थ है। व्यर्थ अर्थ है, व्यर्थ अर्थ जो अर्थ है इसका इसमें दूर अव्यय का प्रयोग होता है, यानी दूर अव्यय का इसमें प्रयोग होगा। जैसे
एग्जाम्पल देखते हैं, यवना नाम वृद्धि, यवना नाम वृद्धि। तो देखिए दोस्तों, ये वृद्धि जो हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? दुर अर्थ में। तो यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा दुर्यवन, और जो समस्त पद का जो पद बनेगा वो बनेगा दुर्यवनम, नपुंसक लिंग में बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मूढ़ा नाम व्यर्थी, मूढ़ा नाम व्यर्थी। अब जो व्यर्थी बना है वो किस अर्थ में है? दुर अर्थ में है। तो दोस्तों इसका जो पूर्व प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा दुर्मूढ़ है, और जो नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा दुर्मूढ़म। तो दोस्तों ये था चौथा अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, पांचवा अर्थ। यहाँ पर देखिए निरअव्यय का प्रयोग, यानी अभाव, पांचवा है अभाव। अभाव में निरअव्यय का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जना नाम अभाव है। अभाव का मतलब होता है दोस्तों कमी, अभाव का मतलब होता है कमी। अब देखिए जना नाम अभाव है, तो अभाव की शर्त में है दोस्तों, निर अर्थ में है। जो पद बनेगा निर्जन, और जो समस्त पद बनेगा नपुंसक लिंग में वो बनेगा निर्जनम। क्या बनेगा दोस्तों? निर्जनम। नेक्स्ट देखते हैं, मक्षी का नाम अभाव है, मक्षी का नाम अभाव है। अब देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये एग्जाम्पल, मक्षी का नाम अभाव है। अब इसमें बनेगा निर्मक्षिकम। क्या बनेगा दोस्तों? निर्मक्षिकम। तो ये बनेगा नपुंसक लिंग में निर्मक्षिकम। तो ये था दोस्तों अभाव अर्थ में निरअव्यय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नंबर 6, अत्य। अत्य जो अर्थ होता है उसमें अति अव्यय का प्रयोग होता है, अति अव्यय का प्रयोग होता है। देखिए दोस्तों, इसमें अति अव्यय का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हिमस्य अत्य, हिमस्य अत्य। दोस्तों अत्य का मतलब होता है नाश, अत्य का मतलब होता है नाश। अब देखिए इसमें जो पूर्व पद प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा अतिहिम। अत्य जो है वो किस अर्थ में है? अति अर्थ में है। और यहाँ पर जो समस्त पद नपुंसक लिंग में बनेगा वो बनेगा अतिहिमम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शीतस्य अत्य, शीतस्य अत्य। यानी जो अत्य है वो किस अर्थ में है? अति अव्यय का प्रयोग है। तो जो पद बनेगा पूर्व प्रयोग का वो बनेगा अति शीत, और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा वो बनेगा दोस्तों अति शीतम। क्या बनेगा? अति शीतम। तो दोस्तों ये जो अर्थ है अत्य वो नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं असंप्रति। नेक्स्ट कौन सा है? असंप्रति, यानी इसको कहेंगे असमायोजित। असंप्रति में अति अव्यय का प्रयोग होता है, असंप्रति में अति अव्यय का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देखते हैं, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। तो इसमें देखिए दोस्तों अति निद्रा बन रहा है, जो पूर्व प्रयोग का पद है वो बनेगा अति निद्रा, और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा वो बनेगा दोस्तों अति निद्रम। नपुंसक लिंग में बन रहा है अति निद्रम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, पठनम संप्रति न युज्यते, पठनम संप्रति न युज्यते। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो पद बन रहा है
पूर्व प्रयोग का वो बन रहा है अति पठन, और यहाँ पर नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा वो बनेगा अति पठनम। क्या बनेगा? अति पठनम। तो दोस्तों ये था किस अर्थ में? संप्रति अर्थ में था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं शब्द प्रादुर्भाव। नेक्स्ट है शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द प्रकाश। शब्द प्रकाश। अब देखिए दोस्तों, ये जो है ये शब्द प्रादुर्भाव इति अव्यय का प्रयोग होगा। इसमें किस अव्यय का प्रयोग होगा? इति अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हरि शब्दस्य प्रकाशय। हरि शब्दस्य प्रकाशय, यानी जो प्रकाश है वो किस अर्थ में है? इति अर्थ में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विभक्ति का तो हो जाएगा लोप, और यहाँ पर देखो पूर्व प्रयोग का जो पद बन रहा है वो बन रहा है इति हरि, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? इति हरि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राम शब्दस्य प्रकाशय। राम शब्दस्य प्रकाशय। अब देखिए दोस्तों, जो प्रकाश बन रहा है वो इति अव्यय का प्रयोग है यहाँ पर, और इति राम बनेगा। पूर्व प्रयोग में जो पद बनेगा वो बनेगा इति राम, और नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा इति रामम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये था नंबर 8 शब्द प्रादुर्भाव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है नंबर 9 नव्य अर्थ में। देखिए पश्चात है। पश्चात जो होगा उसमें अनु अव्यय का प्रयोग होता है। पश्चात में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। पश्चात का मतलब होता है दोस्तों बाद में। पश्चात का मतलब होता है बाद में। अब देखिए दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, रथा नाम पश्चात। रथा नाम पश्चात। तो इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभक्ति लोप हो गया है, और यहाँ पर जो पश्चात है वो अनु अर्थ में है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पद बनेगा पूर्व प्रयोग में वो बनेगा अनुरथ, और यहाँ पर नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा अनुरथम। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विष्णोः पश्चात। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर विभक्ति का क्या हो गया? लोप हो गया। जो पश्चात है वो किस अर्थ में है? अनु अर्थ में है। तो यहाँ पर पूर्व प्रयोग का जो पद बनेगा वो बनेगा अनु विष्णु, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? अनु विष्णु। नपुंसक लिंग में है दोनों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर जो यथा है नंबर 10 पे देखते हैं अपन। यथा अव्यय के 4 अर्थ हैं। यथा अव्यय के कितने अर्थ हैं? 4 अर्थ हैं। अब देखिए दोस्तों, ये चारों अर्थ महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 4 अर्थ हैं उनको देखते हैं। यथा अव्यय के अंतर्गत तो पहला जो अव्यय में जो अर्थ है वो है योग्यता। योग्यता जो है उसमें अनु अव्यय का प्रयोग होता है। योग्यता में अनु अव्यय का प्रयोग होता है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम, यहाँ पर विभक्ति लोप हो जाएगा, अनुरूप बनेगा। जो पूर्व प्रयोग में पद बनेगा वो बनेगा अनुरूप, और नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा अनुरूपम। नपुंसक लिंग में बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, योग्यता में ही गुणस्य योग्यम। गुणस्य योग्यम, विभक्ति लोप हो जाएगा, और ये जो योग्यम है वो अनुअर्थ में है। तो यहाँ पर जो पद बन रहा है पूर्व प्रयोग का वो बनेगा अनुगुण, और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद होने के बाद में जो पद बनेगा वो बनेगा अनुगुणम। नपुंसक लिंग में बनेगा दोस्तों अनुगुणम,
तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यथा जो अर्थ होता है वो 4 अर्थ में होता है। यथा जो अव्यय है 4 अर्थ में होगा। पहला अर्थ है योग्यता। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी में ही, नेक्स्ट नंबर 2 है दोस्तों विप्सा। विप्सा में प्रति अव्यय का प्रयोग होता है। विप्सा जो है, विप्सा का अर्थ होता है दोस्तों बारंबारता, तो इसमें प्रति अव्यय का प्रयोग होगा। ये एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रतिदिनम एग्ज़ाम आता रहता है, बोर्ड एग्ज़ाम में भी आता रहता है। तो दोस्तों देखिए इसको, दिनम दिनम प्रति, जो प्रति है दिनम दिनम प्रति, यहाँ पर देखिए प्रति अव्यय का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा प्रतिदिन, और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा वो बनेगा दोस्तों प्रतिदिनम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी में ही वारम वारम प्रति। यहाँ पर देखिए दोस्तों जो पूर्व प्रयोग का जो पद बन रहा है वो बन रहा है प्रतिवार, और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा दोस्तों वो बनेगा प्रतिवारम। तो दोस्तों ये दोनों एग्जाम्पल महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा अर्थ पदार्थानतिवृत्ति। इसका मतलब होता है पदार्थों का उल्लंघन करना होता है। जैसे इसमें यथा अव्यय का प्रयोग होगा। किस अव्यय का प्रयोग होता है दोस्तों? यथा अव्यय का इसमें प्रयोग होगा पदार्थानति के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसी में ही एग्जाम्पल देखते हैं पदार्थानतिवृत्ति। जो तीसरा अर्थ देख रहे हैं अपन, यथा अव्यय के अंतर्गत जो 4 अर्थ हैं उनमें इसका जो प्रयोग होता है, इसमें यथा अव्यय का प्रयोग होता है दोस्तों। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शक्तिम अनति क्रम में दोस्तों एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। शक्तिम अनति क्रम में तो इसका जो पद बनेगा पूर्व प्रयोग का दोस्तों ये बनेगा यथाशक्ति, और जो समस्त पद नपुंसक लिंग में बनेगा वो भी दोस्तों यही बनेगा यथाशक्ति। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विधिम अनति क्रम में। विधिम अनति क्रम में यहाँ पर जो अनति क्रम में हुआ है दोस्तों ये यथा अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पर जो पद बना है वो बना है यथा विधि, और यहाँ पर नपुंसक लिंग में भी यही बनेगा यथा विधि। दोस्तों क्यों बन रहा है? क्योंकि लास्ट में रस्व यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर जो दीर्घ होगा उसको क्या हो जाएगा? रस्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से क्या है दोस्तों? रस्व है, इसलिए यह ही रह जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौथा जो अर्थ है वो है सादृश्य। सादृश्य जो है उसमें सह अव्यय का प्रयोग होता है। सादृश्य में सह अव्यय का प्रयोग होगा दोस्तों। देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, हरेहे सादृश्यम। हरेहे सादृश्यम, सादृश्यम है सह अव्यय के अर्थ में है। तो देखिए दोस्तों इसमें बनेगा सहहरि, और यहाँ पर भी क्या बनेगा? सहहरि, नपुंसक लिंग में बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों विष्णोः सादृश्यम। दोस्तों प्रत्येक में जो पहला पद है उसमें विभक्ति का लोप हो रहा है, ये याद रखिएगा दोस्तों। प्रत्येक एग्जाम्पल के अंदर जो प्रथम पद है उसमें स्थित जो विभक्ति है यहाँ पर विभक्ति का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो इसमें देखिए दोस्तों पूर्व प्रयोग का जो पद बनेगा वो बनेगा स विष्णु, और जो समस्त पद का जो प्रयोग जो पद बनेगा वो बनेगा स विष्णु। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अंत में रस्व ई और रस्व उ है। यहाँ पर दीर्घ नहीं है, दीर्घ होंगे तो क्या हो जाएंगे? रस्व हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये तो हो गए दोस्तों 4 अर्थ, यानी यथा अव्यय के 4 अर्थ बताए थे। पहला है योग्यता, दूसरा है विप्सा, तीसरा जो मैंने बताया वो बताया था पदार्थानतिवर्ती, और चौथा है सादृश्य। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये सादृश्य है, ये 2 जगह आएगा। यहाँ पर ये जो है
सादृश्य, ये मुख्य सादृश्य है। कौन सा सादृश्य है? मुख्य सादृश्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में ही 11वां जो अर्थ है, एकादश जो अर्थ देखेंगे वो है अनुप्रव्यय। अनुप्रव्यय, इसमें देखिए अनुअव्यय का प्रयोग होता है। अनुप्रव्यय में अनुअव्यय का प्रयोग होता है दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, दृगस्य अनुपूर्वेण। दृगस्य अनुपूर्वेण, तो दोस्तों देखिए इसमें जो पूर्व प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा अनुदीर्घ। अनुपूर्वेण जो दीर्घ अनु अर्थ में है, तो यहाँ पर अनुदीर्घ पद बनेगा पूर्व प्रयोग में, और नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा अनुदीर्घम। क्या बनेगा दोस्तों? अनुदीर्घम। तो ये 11वां अर्थ है जो अपन 16 अर्थ देखेंगे उसमें। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 11वां जो अर्थ देखा अभी हमने अनुप्रव्यय, उसी का ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, विभक्ति का लोप हो जाएगा। यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा अनुज्येष्ठ, और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा वो बनेगा दोस्तों अनुज्येष्ठम। तो दोस्तों ये था एकादश जो मुख्य अर्थ है जो अपन देख रहे हैं। अव्ययीभाव समास में जो 16 अर्थ हैं उनमें द्वादश 12वां जो अर्थ है वो देखिए दोस्तों, ये है योग पद, यानी यहाँ पर सह अव्यय का प्रयोग होगा। दोस्तों अभी मैंने बताया था इसी में ही स्टार्टिंग में कि अगर जो सह अव्यय है उसका सह प्रयोग होता है, लेकिन अगर कालवाची शब्द होगा तो कालवाची शब्द में सह ही होगा, उसमें सह प्रयोग नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए चक्रेण युगपत। चक्रेण युगपत, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर चक्रेण में जो विभक्ति है उसका तो लोप हो जाएगा, और यहाँ पर जो युगपत है वो किस अर्थ में है? सह अर्थ में है। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व प्रयोग का जो पद बनेगा वो बनेगा सहचक्र, और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा दोस्तों वो बनेगा सचक्रम। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये जो युग है इसको अपन, ये युगपद ही शब्द है, यहाँ पर अपन उस ये कालवाची पद नहीं है। अगर कालवाची होता तो उसमें सह ही रह जाता, लेकिन यहाँ पर सह नहीं आएगा, यहाँ पर क्या रहेगा? सह ही रहेगा, क्योंकि आगे कालवाची शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही त्रयोदश 13वां देखते हैं अर्थ। 13वां जो अर्थ है वो है सादृश्य। सादृश्य जो है, सादृश्य में सह अव्यय का प्रयोग होता है। अब देखिए दोस्तों ये जो सादृश्य है ये गौण सादृश्य है, और जो यथा में जो अपन ने 4 अर्थ देखे थे उसमें जो सादृश्य था वो मुख्य सादृश्य था। तो देखिए दोस्तों इसमें सह अव्यय का प्रयोग होगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हरिणा सादृश्य, हरिणा सदृश्य। यहाँ पर दोस्तों देखिए सदृश्य हो जाएगा, सदृश्य, हरिणा सदृश्य। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों विभक्ति का तो लोप हो जाएगा, जो सदृश्य है वो सह अर्थ में है, तो यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा सहहरि, और यहाँ पर नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा सहहरि। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कृष्णेन सदृश्य है। कृष्णेन सदृश्य है, तो दोस्तों देखिए कृष्णेन में जो विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, और यहाँ पर पूर्व प्रयोग का जो पद बनेगा वो बनेगा सकृष्ण, और नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा वो बनेगा दोस्तों सकृष्णम। क्या बनेगा दोस्तों? सकृष्णम। तो दोस्तों ये था सादृश्य अर्थ में सह अव्यय का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों
चतुर्दश 14वां जो अर्थ है वो देखते हैं। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत संप्रति है। अब देखिए दोस्तों, संप्रति का मतलब होता है दोस्तों खुद के अनुकूल कार्य। अब देखिए इसमें सह अव्यय का प्रयोग होता है। किस अर्थ का प्रयोग होगा दोस्तों? सह अव्यय का प्रयोग होता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। छत्राणाम संपत्ति, छत्राणाम संपत्ति। अब देखिए दोस्तों, ये जो संपत्ति हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? सह अर्थ में हुआ है। तो यहाँ पर सछत्र पूर्व प्रयोग में पद बनेगा और यहाँ पर जो समस्त पद बनेगा नपुंसक लिंग में वो होगा सछत्रम। छत्राणाम में जो विभक्ति है उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पंचदश 15वां जो अर्थ है वो है साकल्य। साकल्य में सह अव्यय का प्रयोग होता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तृणम अपि अप्रित्यज्य, तृणम अपि अप्रित्यज्य। अप्रित्यज्य किस अर्थ में है? सह अर्थ में है। तो सह अव्यय का इसमें प्रयोग होगा दोस्तों। तो देखिए तृणम अपि अप्रित्यज्य पूर्व प्रयोग का जो पद है वो बनेगा सतृण और जो समस्त पद बनेगा नपुंसक लिंग में वो बनेगा सतृणम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पूर्वाहम अपि अप्रित्यज्य। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको शायद समझ में आ रहा होगा। ये समास प्रकरण जो है इसमें अव्ययी भाव समास बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें जो 16 अर्थ है ये महत्वपूर्ण है। तो ये देख रहे हैं अपन 15वां जो अर्थ है वो देख रहे हैं साकल्य। तो इसका देखिए पूर्वाहम अपि अप्रित्यज्य, सपूर्वाहम बनेगा और यहाँ पर ये तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सह आया है यहाँ पर। अब ये सह क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर पूर्वाहम जो शब्द है वो क्या है? कालवाची है। तो मैंने शुरू में ही बताया था अगर कालवाची होगा तो सह अव्यय का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो पद बनेगा वो बनेगा सपूर्वाहम। क्या बनेगा दोस्तों? सपूर्वाहम नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी में ही अब देखिए दोस्तों हमने जो पंचदश अर्थ है वो देख लिए हैं। 16वां अर्थ देखते हैं। अब ये जो लास्ट है अंतवचन, इसमें भी सह अव्यय का प्रयोग होता है। अंतवचन में भी सह अव्यय का प्रयोग होता है। अंतवचन का मतलब होता है तक या पर्यंत। तो दोस्तों इसमें भी सह अव्यय का प्रयोग होगा। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। समास पर्यंतम, पर्यंतम जो है सह अर्थ में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पूर्व प्रयोग का पद बनेगा वो बनेगा ससमास और जो नपुंसक लिंग में समस्त पद बनेगा दोस्तों वो बनेगा ससमासम। क्या बनेगा दोस्तों? ससमासम। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अग्निग्रंथ पर्यंतम। पर्यंतम सह अर्थ में है दोस्तों। तो इसका बनेगा दोस्तों साग्नि। यहाँ पर पूर्व प्रयोग का पद बनेगा और नपुंसक लिंग में जो समस्त पद बनेगा दोस्तों वो भी बनेगा क्या बनेगा? साग्नि। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बहुत ही आसान तरीके से जो 16 अर्थ होते हैं अव्ययी भाव समास में वो हमने देखे हैं और यहाँ पर मैंने अधिक से अधिक उदाहरणों को समाहित करने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आपके ये वीडियो के देखने के बाद में अव्ययी भाव समास क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।